पिछली क्लास में आप लोगों को महाराणा प्रताप के संदर्भ में मैंने आपको कुछ इनिशियल बातें बताई थी। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। तो कब का मतलब तो 9 मई 1540 को हुआ। कहाँ हुआ? ये कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, राजसमंद में जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग, इसके बादल महल में हुआ। और बादल महल में भी एक कचहरी है जिसका नाम है जूनी कचहरी। जूनी कचहरी में इसका जन्म हुआ, ठीक है। इसके पिता का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह। इनकी माता का नाम था जयवंता बाई। जयवंता बाई, ठीक है। और अब मैं आपको यहां इससे आगे बताना चाहूंगा, इनका जो राजतिलक हुआ, राजतिलक, महाराणा प्रताप का राजतिलक हुआ 1572, 28 फेब, होली के दिन इनका राजतिलक हुआ। और इनकी जो मृत्यु हुई थी महाराणा प्रताप की, वो 19 जनवरी और 1597 को हुई। अब यहां पर क्या है, कभी कभी डेट पूछ ली जाती है। एक तो डेट ये आती है कि जब महाराणा प्रताप का राजतिलक हुआ था तो उस समय उनकी आयु क्या थी। अब देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ, राजतिलक 1572 में हुआ, तो आयु कितनी हो गई? 32 वर्ष। तो इनके राजतिलक के समय आयु थी 32 वर्ष की। एक क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप ने कुल कितने वर्ष तक शासन किया। तो महाराणा प्रताप ने जो शासन किया, यानी कि 1572 में इन्होंने शासन कार्य शुरू किया और 1597 तक शासन किया। तो टोटल कितने वर्ष हो गया? 25 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। फिर महाराणा प्रताप का जीवन काल कितने वर्ष का रहा? जीवन काल का मतलब उनकी पूरी जीवन अवधि कितनी की रही? जिस व्यक्ति का जन्म 1540 में हुआ हो, जिसकी मृत्यु 1597 में हुई हो, तो ये कितने वर्ष का हो गया? 57 वर्ष। तो महाराणा प्रताप का जीवन काल रहा 57 वर्ष का, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। देखिए, अभी मैं आपसे बात करूंगा कि महाराणा प्रताप जो था, ये जो महाराणा प्रताप जी हैं, इनका के बारे में जो ये इनिशियल जानकारी है, पहले मैंने पिछली क्लास में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दी थी। देखो सुनिए, महाराणा जो प्रताप हैं, इनको मेवाड़ का शेर कहा जाता है। इनको कहा जाता है मेवाड़ का शेर कहा जाता है। एक तो कुछ लोगों ने यह शब्द बोला इनके लिए। एक महाराणा प्रताप के बचपन का जो नाम रखा, बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम था कीका। कीका का अर्थ क्या होता है? इनके बचपन का नाम था कीका, और कीका का अर्थ होता है पहाड़ों में घूमने वाला बच्चा। पहाड़ों में घूमने वाला बच्चा, यानी कि आप समझ गए होंगे कि महाराणा प्रताप ने बचपन से संघर्ष किया, क्योंकि चित्तौड़गढ़ को अकबर ने छीन लिया और ये पहाड़ों में दर बदर घूमता रहा, इसलिए इसका नाम हो गया कीका, ठीक है। तो ये पहाड़ों में घूमने वाला बच्चा था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कीका कहा जाता है। तो कीका का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ सकता है। दूसरी बात यह है कि महाराणा प्रताप जब मेवाड़ का शासक बना, तो इधर क्या होता है, अकबर हिंदुस्तान का, अकबर जो था हिंदुस्तान का बड़ा बादशाह था। इसका तो राजतिलक 1556 में ही हो गया था अकबर का। अब अकबर ने पूरी दुनिया को अपने अधीन कर लिया, महाराणा प्रताप भी मेरी अधीनता स्वीकार करे, ये अकबर सोचता है। क्योंकि मैंने पूरे हिंदुस्तान को मेरे अधीन कर लिया, तो फिर महाराणा प्रताप, इधर दो ही व्यक्ति इसके अधीन नहीं हो पा रहे, एक तो महाराणा प्रताप और एक मारवाड़ का चंद्रसेन। ये दो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए यहां पर महाराणा प्रताप को अधीन बनाने के लिए अकबर पहले शांति दूत भेजता है, यानी कि अभियान भेजता है, शांति अभियान। शांति दूत का मतलब होता है कि भाई आराम से हम
युद्ध से बचें। इसलिए प्रताप को मनाने के लिए अकबर 4 लोगों का शिष्टमंडल भेजता है। एक साथ नहीं भेजता है, अलग अलग टाइम पर भेजता है। सबसे पहले भेजा उसने, आप तो एक शब्द याद रखना, जामभट्ट को भेजा। किसको भेजा? जामभट्ट को। जामभट्ट को इसने भेजा। यहां जामभट्ट में जा, में, भय और टे, इनका अर्थ क्या है? तो जा का मतलब है जलाल खां को भेजा। सबसे पहले भेजा जलाल खां को। लेकिन जलाल खां चूंकि एक मुसलमान था, तो अकबर ने यह सोचा कि शायद महाराणा प्रताप मुसलमान की बात को नहीं मानेगा, इसलिए मुझे उसके जातीयता को महत्व देते हुए एक राजपूत को भेजना चाहिए। इसलिए महाराणा प्रताप को मनाने के लिए मान सिंह को भेजा जाता है, जो कि आमेर का शासक है। मान सिंह को भेजा जाता है। अब मान सिंह राजपूत है। अकबर ने सोचा काम बन जाएगा, मान सिंह को भेज दिया, क्योंकि वो भी महाराणा प्रताप भी राजपूत और मान सिंह भी राजपूत। लेकिन यहां कुछ उल्टा ही हो गया। मान सिंह जैसे ही गया, तो ऐसा कहते हैं इतिहासकार कि इनकी मुलाकात कहीं हुई। कोई बोलता है मांडो की पाल पर हुई, कोई बोलता है उदय सागर की पाल पर हुई, अलग अलग जगह। यानी कि इस बात के लिए इतिहासकार एक मत नहीं है कि एक्चुअल में इनकी मुलाकात कहां हुई थी, पर जहां भी हुई उसका एक दृष्टांत है कि मानसिंह से महाराणा प्रताप ने मुलाकात तो की, पर जब संध्या काल में भोजन का समय हुआ तो मानसिंह के साथ में भोजन करने के लिए महाराणा प्रताप नहीं आए और अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। मानसिंह ने अमर सिंह से कहा, भाई आपके पिता कहां पर है? हमारे साथ तो राजा के साथ में राजा ही भोजन करे तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब आप बतौर राजकुमार के रूप में हमारे पास में भोजन के लिए आए हो तो ठीक नहीं लग रहे हो। तो अमर सिंह ने कहा, महाराज हमारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। मानसिंह समझ गया एक्चुअल में प्रताप भोजन करना चाहता नहीं था इसके साथ। कारण यह था कि मानसिंह ने, या मानसिंह की बहन जो थी, या मानसिंह की जो बुआ थी, उनका संबंध तय कर दिया मुगलों के साथ। तो महाराणा प्रताप ये सोचता है कि मानसिंह मेरी हैसियत का राजपूत नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने मुगलों से वैवाहिक संबंध कर दिए, मुसलमानों से वैवाहिक संबंध कर दिए, इसलिए ये मेरी हैसियत का राजपूत नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ भोजन नहीं कर सकता। महाराणा प्रताप सोचता है इस बात को। ठीक है, अब होता यह है कि मानसिंह ने भोजन नहीं किया, तो प्रताप, अब मानसिंह ने अपने उस अमर सिंह से कहा, प्रताप के बेटे से, कि भाई तुम्हारे पिता क्यों नहीं आ रहे भोजन के लिए? तो अमर सिंह ने कहा, महाराज हमारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं है। मानसिंह समझ गए, इसलिए मानसिंह ने कहा कि मैं पूरे दृष्टांत को समझ रहा हूं कि आपके पिता हमारे साथ भोजन के लिए क्यों नहीं आ रहे। इसका कारण यह है कि हमने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए, इसलिए क्या हम तुम्हारे स्टेटस के नहीं है? तो अमर सिंह ने कहा, महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी आप सोचते हैं तो इसका तो मेरे पास भी कोई इलाज नहीं। बोलो नहीं, अब भोजन भी नहीं करेंगे, और अब तुम्हारा और हमारा जो सामना होगा युद्ध क्षेत्र में ही होगा। अमर सिंह ने कहा बतौर राजकुमार कि महाराज ये धमकी मत दीजिए, मेवाड़ियों को धमकी पसंद नहीं है, और बात युद्ध क्षेत्र की है तो युद्ध से डरता कौन है? हम आपका युद्ध क्षेत्र में स्वागत के लिए तैयार रहेंगे, आप जब चाहें तब युद्ध करने के लिए आ सकते हैं। मानसिंह यहां से चला गया, मतलब बात नहीं बनी। मानसिंह आया क्यों? प्रताप को मनाने के लिए, लेकिन यहां तो और बात बिगड़ रही है। मानसिंह अकबर के पास गया, अकबर ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए। बोलो क्या काम करें? बोलो आप एक काम कीजिए, भगवान दास को भेजो, आपके पिताजी को भेजो। भगवान दास, क्योंकि उन्होंने, अकबर ने अनुमान लगाया संभवतः मानसिंह कम उम्र का है, तो बात को शायद अच्छे से टैकल नहीं कर पाया, बात को ढंग से समझ नहीं पाया हो, इसलिए आपके पिता को भेजेंगे, भगवान दास को, जो कि उम्र दराज आदमी है और बात को समझेंगे, इसलिए भगवान दास को भेजा जाता है। भगवान दास से भी प्रताप ने मना कर दिया कि मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। इसके बाद में ऐसा कहते हैं टोडरमल को भेजा। इसलिए एक शब्द याद रखो कि अकबर का शिष्टमंडल में आप नाम लिख दें जामभट्ट, यानी कि जलाल खां,
मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। ये टोडरमल, ये कौन आ गया? मानसिंह। इसलिए यहां पर ध्यान रखें, अकबर के शिष्टमंडल में जाम भट्ट यानी कि जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल 4 व्यक्ति गए और इनका यही क्रम है। पहले जाम भट्ट गया, इसके बाद मानसिंह गया, इसके बाद भगवान दास गया और इसके बाद टोडरमल गया। जाम भट्ट को विशेष रूप से ध्यान रखें। अब सुनिए कि जब ये चारों चले गए तो प्रताप के दृढ़ संकल्प में कोई कमी नहीं हुई, यानी कि उसने कह दिया कि मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता, मैं तो युद्ध के लिए तैयार हूं, और फिर मैं क्यों अधीनता स्वीकार करूं? अकबर ने कहा ठीक है, तो अब तो सैन्य अभियान ही करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर सैनिक अभियान शुरू होगा। ठीक है, तो पहले कुछ पॉइंट नोट कीजिए। ये आपने लिख लिया था कि उदय सिंह का देहांत के बाद में कौन कौन शामिल हुए थे लोग, है ना? अच्छा जी, देखिए प्रताप के नाना अखेरा सोनगरा ने, प्रताप के नाना अखेरा सोनगरा ने अपना अंगूठा चीरकर प्रताप का राज तिलक किया। दिखा दिया क्या? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको लिख लीजिए। अब आपको लिखना है प्रताप की राजधानी, लिखो आप, इसके बाद में लिखिए प्रताप की राजधानी। प्रताप की राजधानी, प्रताप की राजधानी के लिए आपको एक शब्द बोल रहा हूं मैं, गोकुचा। प्रताप की राजधानी में लिखिए गोकुचा। गो का मतलब है गोगुंदा। दूसरी राजधानी थी कुंभलगढ़, जिसको कई लोग नहीं बोल बताते हैं, कुंभलगढ़। और चा का मतलब तीसरी राजधानी रही चावंड। चावंड के नीचे लिख देना संकटकालीन राजधानी, संकटकालीन राजधानी। तो ये जो शब्द है ना गोकुचा, ये बहुत आपको हेल्प देगा। अब कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, गोगुंदा के बाद प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया, लेकिन गोपीनाथ शर्मा ये कहता है कि गोगुंदा से महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ गया और कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया, इसके बाद में चावंड को। मैंने कई पेपरों में आता हुआ देखा है क्वेश्चन। इसलिए प्रताप की राजधानी कौन सी है? गोकुचा, यानी कि पहली राजधानी कौन सी थी? गोगुंदा, दूसरी कुंभलगढ़ और तीसरी चावंड। ठीक है, और ये क्रम भी है इनका, यानी कि पहले नंबर की राजधानी गोगुंदा, दूसरे की कुंभलगढ़ और तीसरे नंबर पर चावंड। अब लिखिए हेडिंग डालो, अकबर द्वारा प्रताप को मनाने का प्रयास। लिखिए अकबर द्वारा प्रताप को मनाने का प्रयास। अकबर द्वारा प्रताप को मनाने का प्रयास। ठीक है, इसमें लिखिए अकबर ने प्रताप को मनाने के लिए क्रम से अपने 4 दूत भेजे। 4 दूत भेजे, क्रम से अपने 4 दूत भेजे। अब 4 दूत कौन कौन से भेजे हैं? तो देखिए सबसे पहले लिखिए नंबर 1, मतलब आप तो जाम भट्ट लिख दो, जाम भट्ट। पहला दूत का नाम क्या होगा? जा का मतलब है जलाल खां। जलाल खां ये 1572 में भेजा था, 1572। इसके बाद में भेजा मानसिंह 1573 में।
इसके बाद भेजा भगवान दास, भगवान दास लिख दीजिए, चाहे भगवंत दास लिख दीजिए, ये भी 1573 में भेजा। इसके बाद में लिखिए टोडरमल, तीसरा जो भेजा वो कौन भेजा? टोडरमल, टोडरमल। ठीक है, इनको ये टोडरमल 1573 कर देना, 1573। तो 3 को 1573 में भेजा है, दिसंबर 1573। अब शिष्टमंडल की नीचे लिख देना, शिष्टमंडल से, देखो शिष्टमंडल से महाराणा प्रताप को मनाया नहीं गया, शिष्टमंडल से महाराणा प्रताप को मनाया नहीं गया। तब अकबर ने सैनिक अभियान भेजने का निर्णय लिया। सैनिक अभियान भेजने का निर्णय लिया। सैनिक अभियान भेजने का निर्णय लिया। देख लिया आपने? अच्छा जी, अब मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगा कि जो सैनिक अभियान भेजने का निर्णय लिया, तो देखिए किस तरीके से अकबर यहां सैनिक अभियान भेजता है महाराणा प्रताप को अधीन बनाने के लिए। देखो थोड़ा सा मैं आपको यहां पर समझाऊंगा इस टॉपिक को, पहले समझ लीजिए। सैनिक अभियान जो भेजे, इसमें देखिए सैनिक अभियान, तो यहां पर सैनिक अभियान किस किस के नेतृत्व में भेजा है? अकबर कैसे यहां पर सैनिक अभियान भेजता है? तो नंबर 1 में सैनिक अभियान में किसके नेतृत्व में सेना भेजता है? अकबर सबसे पहले मानसिंह, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखना, मानसिंह व आसफ खां के नेतृत्व में यहां पर सेना भेजता है, आसफ खां। और जब ये सेना लेके जाते हैं तो यहां पर एक युद्ध होता है जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर इन लोगों से ये बोल के भेजता है कि मुझे महाराणा प्रताप जिंदा या मुर्दा चाहिए। सिर्फ इसने कहा कि वी वांट महाराणा प्रताप, मैं महाराणा प्रताप चाहता हूं, मुझे तो चाहे उसकी डेड बॉडी लाओ, चाहे उसको जीवित लेके आओ, या फिर उसको बंदी बना के लेके आना, कैसे भी जीवित बना के लेके आएंगे तो बंदी। लेकिन अकबर ने ये बोल करके इनको भेजा है, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, लेकिन ये लोग अकबर को ना तो जीवित पकड़ सके ना मुर्दा पकड़ सके। यानी कि जो उद्देश्य ये लोग लेके आए हैं, क्या उस उद्देश्य में ये सफल हो गए? नहीं हुए। इसलिए तो इतिहासकार इस बात को कहते हैं कि नैतिक दृष्टिकोण से तो अकबर हारा है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से जरूर वो जीत गया। भाई उसने अभी महाराणा प्रताप जो है गोगुंदा में रहता है, तो गोगुंदा से ये चला गया, इसको जीत लिया इसने, अकबर ने गोगुंदा को अधीन कर लिया, तो ये यहां से कुंभलगढ़ चला गया। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से तो अकबर जीत गया, बट नैतिक दृष्टिकोण से जो उसका उद्देश्य गोगुंदा को जीतना नहीं है, अकबर का उद्देश्य गोगुंदा को जीतना नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य है अकबर को, महाराणा प्रताप को बंदी बनाना, महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराना। इनमें से एक उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। गोगुंदा को तो अधीन करने का उसका उद्देश्य नहीं है अकबर का। इसलिए नैतिक दृष्टिकोण से क्या अकबर जीता है? नहीं जीता। इसलिए अकबर इन लोगों से नाराज हो गया। उसने कहा मैंने तुमको जो काम दिया, क्या तुम उसमें सफल हुए? बोल जी महाराज नहीं हुए। तो फिर क्या तुम्हें दरबार में आना चाहिए? अब ये स्तब्ध रह गए
इसका क्या जवाब दें? ये तो महाराणा का फैसला है कि दरबार में हम आए कि नहीं आए। बोलो नहीं, तुम्हें दरबार में नहीं आना चाहिए। इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में अलग ही बताऊंगा मैं भी आपको, लेकिन मैं आपको सैनिक अभियान टोटल बता रहा हूं किस तरीके से होता। तो ये असफल हो गए। अब इनसे कहा तुम्हारे बस की नहीं है महाराणा प्रताप को पकड़ना, तुम तुम्हारे थान मकान बैठो, मैं नया आदमी चुनूंगा आप। इसलिए यहां पर हल्दी घाटी के युद्ध में ये दोनों असफल हो गए। अकबर नाराज हो गया, इनको दरबार में आने से पाबंद कर दिया। कुछ समय के बाद पाबंदी खोल दी गई, लेकिन इनको मेवाड़ कभी नहीं भेजा। उसके बाद में अकबर ने कहा कि मैं अब भेजूंगा शाहबाज खां को। शाहबाज खां से कहा कि तुम जाओ आक्रमण करने के लिए। 1577 में यह आक्रमण करने के लिए गया। हालांकि ऐसा कहते हैं कि शाहबाज खां ने मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण किया था, इनमें से एक बार सफल रहा। 3 बार में से एक बार सफल रहा ये, बाकी तो ये असफल रहा। कुंभलगढ़ का युद्ध किया इसने, कुंभलगढ़ के युद्ध में महाराणा प्रताप को भगा दिया इसने। तो ये एक बार सफल रहा, लेकिन 2 बार विफल रहा। फिर अकबर ने कहा इससे भी कि तू भी यार इतना ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है, महाराज बताओ क्या करना है। बोलो नहीं। इसलिए तीसरी बार उसने अब्दुल रहीम खान को भेजा। अब्दुल रहीम खान ए खाना, इसे कहा तुम जाओ। ये अब्दुल रहीम खान खाना बैराम का बेटा था। इसे कहा तुम जाओ। ये गया। ये ऐसा गया कि वहां शेरपुर नामक एक जगह थी, और शेरपुर में ये इसने शिविर लगा रखा था, अपनी बेगम वगैरह सबको लेके गया था, भाई तुम भी चलो रहो आराम से। ये वहां गया तो ये तो शिकार खेलने चला गया, युद्ध तो कम करे और शिकार ज्यादा खेले। तो ये अपनी बेगमों को छोड़ करके वहां पर और शिकार खेलने चला गया। मतलब इसके दिमाग में ये था कोई आएगा भी नहीं, क्या करेगा कोई। अमर सिंह महाराणा प्रताप का बेटा आ गया शेरपुर में, और इसकी बेगमों को बंदी बना करके महाराणा प्रताप के सामने ले गए। महाराणा प्रताप ने कहा बेटा ये कौन है? बोलो ये अब्दुल रहीम खान की बेगम है। तो बोलो इनको क्यों लेकर आया है? बोलो मैं बंदी बना के लेकर आ गया इनको। बोलो बेवकूफ, युद्ध को औरतों के पीछे खड़ा होकर रह के जीता जाता है। ससम्मान वापस पहुंचा गया उस शिविरों में। ये महाराणा प्रताप की उदारता थी। अब वो बेगम वहां चली गई वापस। अब्दुल रहीम आया, बोलो साहब हमको तो बंदी बना के लेके गए, पर महाराणा प्रताप तो बहुत अच्छा आदमी, बोलो हमारा इतना सम्मान किया, सत्कार किया, बंदी तो बना ले गया लड़का, लेकिन महाराणा तो बहुत अच्छा था, उसको डांटा फटकारा और हमको ससम्मान वापस यहीं छोड़ के गए। अब्दुल रहीम खान ने कहा यार ये तो बहुत बड़ा उपकार किया उसने मुझ पर, मैं इससे लड़ाई नहीं लड़ूंगा, इसलिए वापस लौट गया। इससे कहा बोल भाई क्या रहा? बोलो भाई मैं तो वापस आ गया। इसलिए चौथे नंबर पर आता है शेर खान, मुगल चौकी, उसका काका शेर खान आ गया। सुल्तान खान भी बोलते हैं इसको, शेर खान नहीं, इसको सुल्तान खान ही बोलते हैं, गलत बोलते। सुल्तान खान आया, इसको अजीज कोका भी बोलते हैं, अजीज कोका भी कहते हैं इसको, अब्दुल्ला भी बोलते हैं इसको। ये आया, देवेर का युद्ध हुआ, ये हार गया, इसको मार ही दिया। किसने? अमर सिंह ने, महाराणा प्रताप के बेटे ने खत्म कर दिया इसको। ये भी विफल हुआ। इसके बाद में 5वें नंबर पर भेजा जगन्नाथ कछवा को। जगन्नाथ कछवा को भेजा। जगन्नाथ कछवा को भेजा, और ये अंतिम आक्रमण था। इसके बाद में अकबर ने कहा यार अब छोड़ो, अब कोई आक्रमण नहीं करेंगे। इसलिए अकबर के सैन्य अभियान इनके द्वारा किए गए हैं। अब हमको इनके सैन्य अभियानों के बारे में स्टडी करनी है। मतलब मानसिंह और आसफ खान ने कौन सा सैन्य अभियान किया, उसका युद्ध का नाम क्या था, उस युद्ध के डिटेल के बारे में स्टडी करेंगे। मानसिंह और आसफ खान का जो युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
शाहबाज खान ने जो युद्ध किया, कुंभलगढ़ का युद्ध। अब्दुल रहीम खाना ने कोई युद्ध किया ही नहीं। मुल्तान सुल्तान खान ने दिवेर का युद्ध किया, हार गया। जगन्नाथ कछवा ने भी युद्ध लड़ा, ये भी हार गया। तो इस तरीके से 5 लोग हैं यहां पर, 5 सैनिक अभियान है। तो यहां पर उतार लीजिए, अकबर के सैनिक अभियान इनके निर्देशन में हुए, तो इसको लिख लीजिए। हेडिंग डालिए हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध की जो डेट है वो है 18 जून 1576, लेकिन 21 जून 1576 भी आपको डेट मिलेगी। ये गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। बहुत अच्छा ये राइटर है, बहुत अच्छी लिखी है गोपीनाथ शर्मा ने। सभी लोगों ने 18 जून लिखा है, लेकिन गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि नहीं, 18 जून गलत है, 21 जून है। अब इसकी व्यूहरचना क्या बनती है हल्दी घाटी के युद्ध की, ठीक है। तो यहां पर एक बार हम लिखेंगे अकबर, अकबर का पक्ष लिख रहे हैं, और इधर लिखते हैं महाराणा प्रताप। तो लिख लिया ना आपने। चलो मैं ऊपर लिख रहा हूं ये थोड़ा सा, इधर तो मैं आपको लिख रहा हूं अकबर, और इधर को लिख रहा हूं मैं यहां पर प्रताप, महाराणा प्रताप। दोनों के बारे में यहां पर मैं आपको डिटेल बताऊंगा, ठीक है। देखिए यहां पर ड्राफ्टिंग करने वाला कौन था, यानी कि कहां पर ड्राफ्टिंग की, अकबर ने युद्ध की रूपरेखा को कहां पर बनाया। तो यहां पर पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं, अकबर ने अजमेर स्थित अकबर के किले में हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई। अकबर ने अजमेर स्थित अकबर के किले में हल्दी घाटी की युद्ध की योजना बनाई, जबकि महाराणा प्रताप ने योजना कहां पर बनाई थी। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग में योजना बनाई। तो दोनों की योजनाओं के बारे में बात हो गई। इसके बाद में अकबर का उद्देश्य क्या था, तो यहां लिखेंगे अकबर का उद्देश्य। अकबर ने इसके लिए क्या उद्देश्य बनाया। अकबर का बच्चों उद्देश्य था, हम लिख सकते हैं कि अकबर का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को अधीन करना, या ये कह सकते हैं कि उसको बंदी बनाना था। और यहां पर प्रताप का उद्देश्य क्या है, प्रताप का उद्देश्य लिखें। प्रताप का उद्देश्य है अपने मेवाड़ की रक्षा करना, मेवाड़ की रक्षा करना, यह इसका उद्देश्य है। अब सैनिक व्यूहरचना क्या थी, युद्ध का प्रारूप क्या था। युद्ध प्रारूप, अकबर ने अपने युद्ध का प्रारूप क्या बनाया, यानी कि ड्राफ्टिंग ऑफ वार, युद्ध का प्रारूप क्या है।
अकबर क्या करता है, अकबर अपनी सेना को 3 भागों में बांटता है। अकबर अपनी सेना को कितने भागों में बांटता है? युद्ध का प्रारूप क्या है यह हमें समझना है। अकबर ने सेना को 2 भागों में बांटा। अकबर ने 2 भागों में बांटा। अकबर ने अपनी सेना को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। और प्रताप ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा। तो सुनो पहले इसके 2 भाग कौन कौन से। एक तो सबसे पहले जो अग्रिम सैनिक दस्ता है और एक पश्च, यानी कि 2 था, एक तो अग्रिम और एक पश्च। ठीक है, ये 2 दस्ते बना दिए। अग्रिम सैनिक दस्ते का नाम था हराबल, इसका क्या नाम है? हराबल। और पश्च का जो नाम था उसका नाम था चंडाबल। क्या नाम था? चंडाबल। तो इसने अपने सैनिक दस्ते को 2 भागों में बांटा, हराबल और चंडाबल। हराबल जो सैनिक दस्ता है इसका जो नेतृत्व किया, ये नेतृत्व करने वाले कौन थे? मान सिंह जी, मान सिंह ने किया। और चंडाबल का जो नेतृत्व किया वो किसने किया था? इसका नेतृत्व किया आसफ खान ने, आसफ खान। ठीक है, इस तरीके से ये इसकी व्यूहरचना बनी। इसके बाद इधर देखते हैं, देखिए यहां पर युद्ध का प्रारूप क्या है। तो ये युद्ध का प्रारूप, युद्ध के प्रारूप की अगर महाराणा प्रताप के युद्ध के प्रारूप की बात करें तो इसने 3 सैनिक दस्ते बनाए, 3 भागों में बांटा इसका सेना को, 3 भागों में सेना को बांटा। 3 भागों में कैसे बांटा? तो देखिए एक तो अग्रिम सैनिक दस्ता था, अग्रिम, इसका नाम था, यहां भी हराबल है अग्रिम का, और यहां भी क्या है? हराबल। एक तो ये हो गया। दूसरा एक मध्य का था, मध्य, और तीसरा था पश्च। तो पश्च जो है, पीछे का जो मध्य का जो है इसका नाम था ढोलान, इसका नाम क्या रखा इसने? ढोलान। और पश्च का तो वही लिखा चंडावल। लेकिन प्रताप ने अपनी सेना को 3 प्रारूपों में बांटा। अग्रिम यानी कि 3 टुकड़ी वहां बना दी, एक तो इधर बना दी ये सैनिक टुकड़ी, एक सैनिक टुकड़ी इधर बना दी मध्य में रखी, और एक सैनिक टुकड़ी ये पीछे पीछे रखी। इसने अपनी सेना को एक तो ये आगे रखी और एक इसके पीछे रखी। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? आसफ खां। इसमें सैनिक भरे पड़े हैं सैनिक टुकड़ी में, इनका लीडर कौन है? इनका लीडर है आसफ खां। और इसमें जो अग्रिम सैनिक दस्ता है अकबर का, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? मान सिंह। इधर भी ये 3 सैनिक टुकड़ी हैं, यहां नेतृत्व कौन कर रहा है? इसका नेतृत्व करने, अग्रिम सैनिक दस्ता का नेतृत्व, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम है हाकिम खां सूरी। हाकिम खां सूरी ने अग्रिम सैनिक दस्ते का नेतृत्व किया, जिसको क्या नाम है? हराबल। एक्चुअल में तो अग्रिम सैनिक दस्ते का नेतृत्व करने वाला ये कौन होता था? सलूम्बर का राजा होता था। लेकिन यहां पर सलूम्बर का राजा इस हराबल सैन्य दस्ते का नेतृत्व नहीं कर रहा है, यहां कौन कर रहा है? हाकिम खां सूरी कर रहा है। ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके बाद में हम दूसरी बात करेंगे कि इस मध्य, जो मध्य का है, इस सैनिक दस्ते का नेतृत्व करने वाला कौन है? तो इसका जो नेतृत्व करने वाले हैं वो कौन है? मध्य का नाम क्या बताया मैंने अभी? ढोलान, इसका नाम ढोलान है। और तीसरे का नाम क्या बताया मैंने? चंडावल। ठीक है, ये तीसरा सैनिक दस्ता है, पीछे का है। इसका मध्य का जो है, इसका खुद प्रताप ने इसका नेतृत्व किया है। इसमें किसने किया? हाकिम खां ने। हाकिम खां सूरी ने नेतृत्व किया, यहां प्रताप ने किया। और यहां एक भील सेनापति था जिसका नाम था पूंजा।
भील सेनापति पूंजा, राजस्थान पुलिस में एक बार ऐसे ही पूछा गया था। भील पूंजा भील ने, ठीक है, पूंजा भील ने इसका नेतृत्व किया। तो यहां पर आप नोट कर लीजिए, ये ड्राफ्टिंग की गई है। इसने 3 भागों में बांटा, इसने अपने 2 भागों में बांटा, इसने 3 भागों में बांटा, प्रताप ने अपने सैनिक दस्ते को। अब अलग अलग लोग इन सैनिकों की संख्या अलग अलग बताते हैं। अभी आप लोग लिख लेना, एक बार मैं बता देता हूं आगे बढ़। अब इसमें अलग अलग लोग संख्या बताए, अकबर वाला चल रहा है, यहां संख्या कितनी थी, तो यहां पर जो संख्या है कुछ लोग बताते हैं 3,20,000 थी, और इधर की संख्या की बात करें तो इधर संख्या ऐसा कहते हैं लगभग 20,000 थी। 80 8 चौके 32, 80,000 थी, सॉरी 80,000 सेना थी इधर, ठीक है। इधर सैनिक कितने हो गए 80,000, इधर कितने 3,20,000, यानी कि ये 4 गुनी सेना है, ये 1 गुनी है। तो ये अनुपात निकालें तो 4:1। सेना का जो अनुपात था, इसका जो रेशो है वो 4:1 में आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, मिर्जा राजा ने अपना प्रथम शिविर कहां पर लगाया, यहां पर मिर्जा राजा सेना लेके आ रहा है। मिर्जा राजा मान सिंह ने अपना प्रथम सैन्य शिविर मांडलगढ़ में लगाया। मांडलगढ़ में 15 दिन के लिए लगाया। 15 दिन के लिए लगाया। क्यों लगाया 15 दिन के लिए लगाया? 15 दिन क्यों लगाया? क्योंकि अकबर की जो सेना थी वो मैदान में युद्ध करने में एक्सपर्ट थी, पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध करने में एक्सपर्ट नहीं थी। इसलिए इसने कहा कि मैं 15 दिन यहां पर एक सैनिक शिविर लगाऊंगा और 15 दिन तक मैं अपनी सेना को पहाड़ों में युद्ध करने का प्रशिक्षण दूंगा, ठीक है। इसलिए इसने यहां पर इसको लगाया। लेकिन यहां पर प्रताप कम नहीं रहता है। प्रताप क्या करता है, अपना जो सैनिक शिविर लगाता है, प्रशिक्षण देता है, वो कहां पर है, वो लोसिंग एक जगह थी। प्रताप ने लोसिंग में सैनिक शिविर लगाया। लोसिंग में सैन्य शिविर लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि प्रताप ने भी कहा मैं भी मैदानी भाग का प्रशिक्षण में दूंगा। प्रताप ने लोसिंग में सैन्य शिविर लगाया और सेना को मैदानी युद्ध का प्रशिक्षण दिया। यहां पर लगाया और सेना को किसका प्रशिक्षण दिया? और सेना को पहाड़ी युद्ध का प्रशिक्षण दिया। पहाड़ी युद्ध का प्रशिक्षण दिया, ठीक है। तो ये पोजीशन थी। अंतिम शिविर इसने कहां लगाया? मानसिंह ने अंतिम शिविर कहां पर लगाया? अंतिम शिविर लगाया था राजसमंद में मोलेला गांव। राजसमंद में इसने अंतिम शिविर लगाया। जबकि यहां पर इसने जो अंतिम शिविर लगाया, प्रताप ने अंतिम शिविर यहीं पर लगाया। अंतिम शिविर लोसिंग में ही लगाया। ये थी व्यूहरचना। अब क्या होता है, शिविर लग गए, प्रशिक्षण मिल गया, अब युद्ध होगा। निश्चित रूप से युद्ध इतना भयंकर होता है कि ऐसा कहते हैं 18 जून 1976 को युद्ध, सॉरी 1576 को युद्ध शुरू हुआ दोपहर में 12 बजे। अब दोपहर में 12 बजे युद्ध हो, 12 बजे युद्ध दोपहर में 12 बजे हो और गर्मी का दिन हो, जून का महीना हो, कितनी जबरदस्त तपिश होगी, गर्मी कितनी ज्यादा होगी। सैनिकों का चेहरा लाल हो गया। अब ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध का आंखों देखा हाल जिस इतिहासकार ने बयां किया है वो थे बदायूनी और एक आसफ खां। तो
अब चूंकि जो मुसलमान सैनिक हैं वो मानसिंह के पास तो गए नहीं, शिकायत लेकर के आसफ खां और बदायूनी के पास चले गए। उन्होंने कहा आसफ खां से, सेनापति जी, सैनिकों का चेहरा लाल हो गया है गर्मी से और हम पहचान नहीं पा रहे कि कौन हमारा सैनिक है और कौन दुश्मन का सैनिक है। तो यहां पर बदायूनी और आसफ खान ने एक स्टेटमेंट दिया है सैनिक को कि जिनके दाढ़ियां हैं उनको तो किसी का कत्ल मत करो, यानी कि उनको तो मारो नहीं, और जिनके दाढ़ी नहीं है, चाहे वो हमारी तरफ से लड़ रहा है चाहे वो प्रताप की तरफ से लड़ रहा है, कत्ल कर दो। ऐसा कहते हैं कि जब उन्होंने ये बात अपने सैनिकों से कही तो मुस्लिम सैनिकों ने, जिन सैनिकों के दाढ़ियां नहीं थी, उनका कत्लेआम किया जबरदस्त। तो उस कत्लेआम में अकबर की तरफ से जो हिंदू लड़ रहे थे उनका कत्ल ज्यादा हो गया, इसलिए अकबर की सेना में भगदड़ मच गई। जब सेना भागने लगी तब एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मेहतर खां। उसने देखा यार ये तो प्रतिष्ठा ही खत्म होने को जा रही है, नहीं है, इसलिए मेहतर खां स्वयं मतलब चिल्लाया कि बादशाह सलामत स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ गए, इसलिए जो भागते हुए सैनिक हैं वो रुक गए, क्योंकि उन्होंने कहा बादशाह सलामत स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ गए तो हम भागेंगे तो महाराज तो हमको फांसी पे चढ़ा देगा, तो इसलिए मरे तो अब कम से कम लड़के मरे। तो भागते हुए सैनिक रुक गए और ऐसा कहते हैं जबरदस्त फिर रक्त संहार हुआ। तो यहां पर एक रक्त तलाई जगह थी, यहां पर तगड़ी भिड़ंत हुई सैनिकों के बीच में और वहां पर रक्त कत्लेआम, रक्त का ऐसा कहते हैं तालाब भर गया, इसलिए उसको रक्त तलाई कहते हैं। तो ये दो स्थान है हल्दी घाटी के। अब भागते हुए सैनिक रुक गए तो महाराणा प्रताप क्या करता है, अभी जैसा कि मैंने बताया कि महाराणा प्रताप इस ढोलान दस्ते के सेनापति हैं, तो ये ढोलान दस्ते को छोड़ करके और इस हरावल दस्ते से आगे बढ़ गए, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है, मानसिंह। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आगे चलते हैं हम कि यहां पर मानसिंह है, मानसिंह अपने हाथी पर बैठा हुआ है। इनका हाथी का नाम क्या था, इनके हाथी का नाम है मर्दाना, मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना है। तो मानसिंह अपने हाथी पर बैठा हुआ है, इधर जो ढोलान है उस सैनिक दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा है, प्रताप। प्रताप एक घोड़े पर बैठा हुआ जिसका नाम क्या है, चेतक घोड़ा। ये प्रताप अपने चेतक घोड़े को लेकर के मानसिंह के पास में आता है दौड़ करके, यानी कि ढोलान दस्ते को छोड़कर ये मानसिंह के हरावल दस्ते के पास आता है और यहां पर प्रताप अपने चेतक घोड़े को एड लगाता है। एड का मतलब उसको इशारा करता है। तो चेतक तो था घोड़ा लेकिन वो इंसानी भाषा को बहुत अच्छे से समझता था, इसलिए चेतक घोड़े ने अपने दोनों पैर उठाए और इस मर्दाना हाथी के सिर के ऊपर रख दिए और प्रताप ने फिर वहां से भाला का जबरदस्त वार किया। तो ऐसा कहते हैं कि मानसिंह के बिल्कुल बालों को स्पर्श करता हुआ भाला निकला और वो उस ओहदे में, यानी कि हाथी के ऊपर जो एक सोफा सेट सा लगा होता है ना, उसको ओहदा बोलते हैं, कि उस ओहदे में छिप गया और वो भाला ऐसे निकल गया उसके ऊपर से। इस तरीके से मानसिंह बराबर बराबर बचा, बाल बाल बचा। अब क्या होता है कि मुगल सैनिकों को पता लगा कि अकबर की प्रताप युद्ध क्षेत्र में मानसिंह को घायल मारने वाले हैं, तभी फटाफट आगे चेतक घोड़े पर तलवार से वार करने लगे, प्रताप पर वार करने लगे और प्रताप को घायल कर दिया। चेतक घोड़े ने अपने दोनों पैर जब नीचे उतारे मर्दाना हाथी के सिर से, तब चेतक उस मर्दाना हाथी के दांतों में दो चाकू बंधे हुए थे, तो वो पैर जब नीचे उतारे तो वो जो चाकू हैं वो उस चेतक घोड़े के पैर में लग गया और चेतक घोड़े का पैर आधे से अधिक कट गया और उधर सैनिकों ने भी तलवार से उस पर वार किए, इसलिए चेतक घोड़ा इंजर्ड हो गया, बहुत ज्यादा घायल हो गया, प्रताप भी घायल हो गए। तभी झाला बीदा जो प्रताप की सेना में लड़ने वाला एक बहुत बड़ा बहादुर वीर था, ये गया प्रताप के राज के छत्र को फट से खींचा, क्षण मात्र में तो उनके सिर से राजमुकुट को खींच लिया और अपने सिर पर रख लिया, और जिसके सिर पर राजमुकुट वही राजा। तो लोग प्रताप से कहा महाराजा फटाफट निकल जाओ ऐसे। प्रताप अपने घोड़े को लेकर, घायल चेतक घोड़े को लेकर के, यहां चेतक घोड़ा है, लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन चेतक घोड़े को लेकर के और ये चेतक को लेकर के यहां से प्रताप किटपिट किटपिट आगे निकलता है, आगे बढ़ता है। तभी कुछ मुगल सैनिक इसको देख लेते हैं कि प्रताप युद्ध क्षेत्र को छोड़ के जा रहा है, लेकिन प्रताप का जो भाई था शक्ति सिंह,
वो अकबर की तरफ से लड़ रहा है, क्योंकि ये प्रताप से नाराज हो गया था, इसलिए वो अकबर की सेवा में चला गया। लेकिन आज वो ये देख रहा है, ये यहां पर शक्ति सिंह खड़ा है, खड़ा अपने भाई के बारे में विचार कर रहा है कि आज मेरा भाई जो है, हाथ में तलवार है, कि आज मेरा जो भाई है उसको ये मुगल सैनिक जो भागते जा रहे हैं, ये मुगल सैनिक 4-5 मुगल सैनिक थे जो प्रताप के पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो यहां पर ये प्रताप आगे आगे भागता जा रहा है घोड़े पर बैठ करके, ये जा रहा है, मुगल सैनिक पीछा कर रहे हैं इधर से। देखिए, अब शक्ति सिंह ने सोचा कि आज मेरा भाई चला जाएगा, इसलिए इसके भाई के प्रति इसकी ममता जागृत हो गई। इसने कहा यार भाई को तो नहीं मरने दूंगा, इसकी उंगली पकड़ के चलाऊं मैं, तो ज्यादा अच्छा यह है कि मैं इनका पीछा करूं। इसलिए जो प्रताप है इन मुगल सैनिकों का पीछा करता है। मुगल सैनिक ये सोचते हैं कि जो प्रताप हमारे शक्ति सिंह है, ये शक्ति सिंह जो हमारे पीछे आ रहा है, ये तो हमारे पक्ष का ही आदमी है, इसलिए इनको किसी प्रकार का डर ही नहीं था। लास्ट में जब ये बिल्कुल प्रताप के नजदीक है, चेतक घायल है, आगे एक नाला आ चुका है, इस नाले में पानी बह रहा है, चेतक घोड़े को देखकर लगता है कि ये इस नाले को पार नहीं करेगा। प्रताप सोचने पर विवश हो जाता है कि आज शायद मेरा यही अंतिम संस्कार, अंतिम जो है समय बीतेगा। लेकिन शक्ति सिंह इनको मार देता है मुगल सैनिकों को, और मारने के बाद में वो अपने भाई से यहां तो नहीं मिला, लेकिन ये एक गांव था जिसका नाम था, जानते हो कौन सा है? बलीचा गांव। तो ये बलीचा एक गांव था, इस बलीचा गांव तक चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप को खींच के ले आता है। देखिए कमाल की बात, एक जानवर की अपने स्वामी के प्रति स्वामी भक्ति देखिए, कि जो पैर जिसके कटे हुए हैं, घायल अवस्था में हैं, दौड़ता अपने मालिक को यहां तक लाकर जंप करता है बड़ी वाली, और जंप से इसको लांग जाता चेतक। 18 फीट का ये नाला था, इस नाले को ये चेतक घोड़ा लांग जाता है, और आखिरकार यहीं पर ये चेतक घोड़ा गिर जाता है बलीचा में, और यहीं पर अंतिम सांस लेता है। इसकी मृत्यु जो हो गई, और यहीं बलीचा में चेतक की छतरी बनी हुई है। आज भी जो चेतक की छतरी है वो कहां पर बनी हुई है? बलीचा में बनी हुई है। लेकिन शक्ति सिंह इससे यहां मिलता है, मिलने के बाद में दोनों भाई मिलते हैं, और मिलने के बाद में ये अब यहां ये कहता है भाई मैं तुझसे मिल तो लिया, मैंने बचा लिया, लेकिन अब अगर मैं तो जाऊंगा अकबर की सेवा में, लेकिन अगर उसको पता लग गया तो मुझे मार देगा। उसने कहा ठीक है, तू कुछ इस तरीके से काटा पीटी करके, और ये वापस आ गया। आने के बाद कहा साहब मैंने तो पीछा किया, लेकिन मुझे तो घायल कर दिया प्रताप ने, और मैं वापस लौट आया। लेकिन कुछ समय के बाद में ऐसा कहते हैं कि शक्ति सिंह प्रताप के साथ ही जुड़ गया था। ठीक है, इस तरीके से महाराणा प्रताप को मानसिंह और आसफ का पकड़ने में असफल हुए। इस तरीके से हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, तो यहां पर आप लोग, बाकी बताऊंगा मैं आपको कल।